की मेजरमेंट की बात करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी क्वांटिटी साइंस के अंदर या मैथ के अंदर या डेली लाइफ के अंदर जो हम यूज करते हैं या जिसको मेजर करते हैं, उसका कोई ना कोई यूनिट होता है, ठीक है जी। तो सिमिलरली हमारे पास जो एंगल है उसको भी मेजर करने के डिफरेंट यूनिट है, और यूनिट जो है ये किसी ना किसी सिस्टम से आता है, ठीक है जी। जैसे आपको पता है कि सिस्टम इंटरनेशनल एक सिस्टम है, इसी तरह से एस सिस्टम होता था, ये आपने कहीं फिजिक्स में बातें पढ़ी होंगी। एसआई सिस्टम आ गया, एमकेएस सिस्टम होता था, फिर इसी तरह से ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम होता है। इसी तरह से जो एंगल को मेजर करने का सिस्टम है उससे हम बात करेंगे, ठीक है जी। एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो मेजर सिस्टम है, यानी जो आपके सिलेबस में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही सिस्टम है, लेकिन दो मेजर सिस्टम का वर्ड मैंने यूज किया है कि वो सिस्टम जो आपके सिलेबस में है उनमें से फर्स्ट जो सिस्टम है दैट इज सेक्सागेसिमल सिस्टम, ठीक है जी। सेक्सागेसिमल सिस्टम जो है इसमें एंगल का जो यूनिट है वो है डिग्री, ठीक है। इसको एंगल को डिग्रीज में मेजर किया जाता है, ना सिर्फ डिग्री बल्कि मिनट और सेकंड्स में भी मेजर किया जाता है। डिग्री डेफिनेशन ये है जी कि अगर हम एक सर्कल को टोटल 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर दो पार्ट के दरमियान जो एंगल है वो 1 डिग्री कहलाता है। इन दिस सेंस एक सर्कल में टोटल 360 डिग्रीज का एंगल जो है वो बनता है, और 1 डिग्री जो होता है इसमें 60 मिनट होते हैं। ये मिनट का साइन है, एक डैश छोटी सी डाल दी जाती है, और 1 मिनट जो है इसमें 60 सेकेंड्स होते हैं, इसको हम 60 सेकेंड्स पढ़ते हैं। ये याद रखिएगा कि ये वाले जो मिनट और सेकंड हैं ये घड़ी वाले मिनट और सेकंड से डिफरेंट होते हैं, कहते इनको मिनट और सेकंड ही हैं। तो इसलिए इस सिस्टम को हम DMS भी कहते हैं। डी के ऊपर डिग्री, एम के ऊपर एक डैश और सेकंड के ऊपर दो डैशें लगा दी जाती हैं, तो ये कहलाता है सेक्सागेसिमल सिस्टम या DMS सिस्टम, ठीक है जी। दिस इज द फर्स्ट सिस्टम जिसमें एंगल को डिग्री मिनट सेकंड में मेजर किया जाता है। अच्छा, यहाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया, फिर बता दूं कि 1 डिग्री जो होती है टोटल, इसमें 3600 सेकंड होते हैं। यानी मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, लेकिन सेकंड्स कितने होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं 1 डिग्री के अंदर, ठीक है जी। क्लियर है ये पॉइंट? क्यों जी, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर, जी क्लियर सर, है। क्लियर है। अच्छा, एंगल अगर आपको डिग्री में गिवन हो तो वेल एंड गुड, लेकिन सम टाइम एंगल जो है वो डिग्री और मिनट वगैरह में दे दिया जाता है। जैसे ये एक एंगल है 16 डिग्री 30 मिनट, इसको अगर आपने डिग्री बनाना हो तो हम 16 डिग्री को अलग लिख लेते हैं, और जितने भी मिनट दिए हों इनको 60 पे डिवाइड अगर आप कर दें तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपका आंसर बन जाएगा ओवरऑल 16.5 डिग्री, यानी टोटल वैल्यू 16 डिग्री 30 सेकंड की कितनी होगी, 16.5 डिग्री। इसी तरह अगर सेकंड में आ जाए वैल्यू तो उसे आप 3600 से डिवाइड करेंगे तो वो भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर सेकंड्स को डिग्री बनाना हो, ठीक है, तो उसे 3600 से डिवाइड करेंगे। जैसे ये है 30 सेकंड्स, इसको डिग्री बनाना हो तो इसे आप 3600 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये 1/1200 डिग्री बनेगी। बहुत स्मॉलर यूनिट है डिग्री का जो सेकंड होता है, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट जो सिस्टम है हमारा, जिसे हम DMS या सेक्सागेसिमल सिस्टम कह रहे हैं, उसके बारे में ये बात हो गई। डिग्री, उसके अंदर फिर मिनट आ जाएगा, फिर उसके अंदर सेकंड्स आ जाएगा। इज इट क्लियर जी? सेकंड सिस्टम की बात करते हैं। सेकंड जो हमारे पास सिस्टम है जी, इसको कहते हैं सर्कुलर सिस्टम, ठीक है जी। सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल की मेजरमेंट का यूनिट होता है वो है रेडियन। रेडियन ही असल में स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर आपसे पूछा जाए जी कि लेंथ का यूनिट क्या है तो आप फौरन कहेंगे मीटर। क्यों? क्योंकि मीटर जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है। तो एंगल की अगर कभी भी बात की जाएगी कि एंगल का यूनिट क्या है तो आप फौरन कहेंगे रेडियन, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, ठीक है जी।
अगर पूछा जाए कि जी एंगल का यूनिट जो है वो डीएमएस सिस्टम में क्या है, तो फिर आपका एंगल डिग्री है, वरना रेडियन। यानी रेडियन जो है वो एक तरह से स्टैंडर्ड मान लिया गया है एंगल के मेजरमेंट के लिए, ठीक है जी। एक सर्कल जो होता है इसमें टोटल 2 पाई रेडियंस होते हैं, इसके ऊपर आर लिख दिया जाता है। रेडियन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर हम एक सर्कल कंसिडर कर लें और इस सर्कल का रेडियस आर है, और यहाँ पे हम एक इस सर्कल की एक आर्क कंसिडर करें, तो और इस आर्क की लेंथ भी रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो, तो उस वक्त यहाँ जो एंगल बनेगा ये 1 रेडियन का होगा। ठीक है जी। इस एंगल को सेंट्रल एंगल कहते हैं कि एट दैट टाइम जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। 1 रेडियन को इस तरह भी लिखते हैं और 1 रेडियन के ऊपर सी भी डाल दिया जाता है। सर्कल में टोटल एंगल जो बनता है वो 2 पाई रेडियन का बनता है। ये की पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है जी। रेडियन में अगर एंगल देखें तो वो 2 पाई रेडियन बनता है सर्कल के अंदर, और डिग्रीज में टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री का होता है। दैट्स वाई 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। ये की पॉइंट के तौर पे आपने इसको याद रखना है। और इसी की पॉइंट को यूज करते हुए हम यहाँ पे कुछ और की पॉइंट डेवलप कर लेते हैं, और वो ये है कि अगर कभी एंगल आपको डिग्रीज में गिवन हो तो उसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो एंगल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेडियंस में। और इसी तरह से अगर कभी एंगल आपके पास रेडियंस में गिवन हो तो उसे मल्टीप्लाई कर दें 180 बाई पाई से, तो एंगल कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में। तो ये दो फार्मूलाए हम यूज करेंगे एंगल को डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंगल अगर है 105 डिग्री, हमने बनाना है इसको रेडियन, तो हम इससे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो इनको डिवाइड करके डिफरेंट वैल्यूज से। ठीक है जी। जैसे 105 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा जी आपके पास, इट इज 21। और अगर आप 180 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा जी, 180 को अगर आप 5 से डिवाइड करके देखिए क्या आता है, दैट इज 36। तो ये भी आप लिख सकते हैं। ये फर्दर 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 7s आर एंड 3 12s आर। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाए 7 पाई बाई 12 रेडियंस। तो ये हमने एक एंगल जो कि डिग्रीज में था उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। आई होप सो कि आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर एंगल कभी आपको गिवन है जी कि ये 2 पाई बाई 3 रेडियन है, इसको डिग्री बनाएं तो इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 180 बाई पाई से। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करें तो 60 आ जाएगा, 60 इंटू 2 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन बनाना आपको आना चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने भी बेसिक और स्टैंडर्ड एंगल हैं उनकी रेडियन और डिग्री मेजरमेंट्स आप जरूर याद करें। जैसे देखिए अभी हमने बात की कि 360 डिग्री जो है वो 2 पाई होता है। इसका अगर आप हाफ कर लें तो वो 180 बनता है, तो वो पाई रेडियंस होता है। इसका भी हाफ करें तो वो 90 डिग्री बनता है, वो पाई बाई 2 रेडियन होता है। इसको भी अगर आप हाफ करें तो वो 45 डिग्री बनता है, वो पाई बाई 4 होता है। ठीक है जी। और 180 डिग्री जो है इसको अगर आप 3 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये पाई बाई 3 होता है। और अगर इसे आप 6 पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 30 डिग्री, तो ये पाई बाई 6 होता है। अब बाकी इसके मल्टीपल हैं, कैसे देखिए, अगर मैं 90 को 3 से यानी 3 पाई बाई 2 कर दूं तो ये मेरे पास 270 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह पाई बाई 4 के मल्टीपल आप लिख सकते हैं, जैसे 3 पाई बाई 4 कर दें तो ये 135 डिग्री बनेगा। अगर आप 5 पाई बाई 4 कर दें तो ये 225 डिग्री बनेगा। और अगर 7 पाई बाई 4 कर दें तो ये 315 डिग्री बनेगा। ये वो एंगल हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं कैलकुलेशंस के अंदर। ठीक है जी। आगे देखिए, अगर पाई बाई 3 है तो मैं इसको 2 पाई बाई 3 कर दूं तो ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा।
4 पाई बाई 3 कर दूं तो ये 240 डिग्री का एंगल बनेगा। 5 पाई बाई 3 कर दूं तो ये 300 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों जी, बात समझ आ रही है कि नहीं मेरी? इसी तरह पाई बाई 6 के सारे मल्टीपल याद रखें आप। पाई बाई 6 के मल्टीपल कहाँ से शुरू होंगे? 5 से। जैसे 5 पाई बाई 6 जो है ये 150 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह 7 पाई बाई 6 जो है ये 210 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर आपके पास 11 पाई बाई 6 जो है ये 330 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। अच्छा, इनका फायदा बड़ा है, इनका एडवांटेज क्या है? ठीक है, ये जितने भी मल्टीपल हैं अगर आपको ये याद है, ठीक है, मैं आपसे ये कहूं कि मुझे बताइए कि साइन ऑफ 11 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है? तो ये रहा 11 पाई बाई 6। ये बेसिकली तो पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री का मल्टीपल है। तो इसकी वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की होती है, यानी 1/2। लेकिन 330 डिग्री चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जस्ट इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। ये फायदा है। आप किसी भी एंगल की वैल्यू को इस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। क्यों जी, समझ आई है बात कि नहीं मेरी? नहीं आई तो एक और बात कर लेते हैं। ये नहीं, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए टेंजेंट 5 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, तो ये 5 पाई बाई 4 बेसिकली पाई बाई 4 का मल्टीपल है। तो इसकी वैल्यू वही होगी जो 10 पाई बाई 4 की होती है, यानी 1। लेकिन आप देखेंगे कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 225 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 आपको पता है पॉजिटिव होता है, तो यही आंसर आएगा इसका। तो ये फायदा है इन सारे बेसिक कन्वर्जन्स को याद करने का। लेकिन अगर बेसिक ना हो तो रूल हमने पहले डिस्कस किया है कि रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन कैसे बनाना है। क्लियर है जी पॉइंट? आगे चले फिर। यस। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर्कल में अगर हम, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस आर है और यहाँ भी रेडियस डेफिनेटली आर होगा। तो यहाँ पे अगर हम सर्कल की एक आर्क कंसिडर करें तो यूजुअली इस आर्क की लेंथ को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो सेंट्रल एंगल है इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऊपर आर लिख दिया जाता है, आर फॉर द रेडियंस। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो तब भी ये रेडियन कंसिडर होगा। ठीक है जी। तो देखिए, इसमें एक रिलेशन है। रिलेशन ये है कि ये जो आर्क लेंथ एल होता है दिस इज इक्वल टू आर थीटा। लेकिन कब? व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, कि जब थीटा को रेडियंस में मेजर किया जा रहा हो। और अगर थीटा की वैल्यू डिग्री में ली जा रही है तो पहले आप इसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसे रेडियन बनाएंगे। यानी ये फार्मूला कब यूज करना है? इफ थीटा इज इन डिग्रीज। तो आप क्या करेंगे जी? आर्क लेंथ की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला वेरियस वेज में यूज होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, वो आपसे कहता है जी आर्क लेंथ जो है वो है 32 मीटर और रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो है 2 मीटर। तो बताइए थीटा क्या होगा? तो थीटा निकालें, थीटा क्या हो जाएगा? वो एल ओवर आर हो जाएगा। ठीक है जी, दैट इज 32/2। तो ये आ जाएगा 16, लेकिन रेडियंस। ठीक है जी। इसी तरह से डिपेंड करता है कि आपको डेटा क्या दिया जा रहा है। ठीक है जी, डाटा जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि थीटा जो है वो 60 डिग्री है और रेडियस जो है वो 18 मीटर है। बताइए आर्क लेंथ क्या है? आप लिखेंगे जी आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है जी, थीटा आर की जगह 18 आ जाएगा, थीटा की जगह 60 डिग्री आ रहा है, इसलिए आप 7 पाई बाई 180 भी लिख देंगे। तो आपका आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल। तो आर्क लेंथ आपके पास आ गया 6 पाई। पाई की बेस्ट वैल्यू जो है, अगर आप 3.14 यूज करना चाहें तो ये 18 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आ जाएगा आर्क लेंथ का। ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट के अपने एल इज इक्वल टू आर थीटा का जो फार्मूला है ये कैसे यूटिलाइज करना है। आगे चलते हैं। रेडियन और डिग्री का जो डिफरेंस है वो जरूर याद रखिएगा। इसी तरह से देखें जी, ये हमारे पास एक सर्कल है
इसका रेडियस r है और ए बी इसकी कोई आर्क है, ये सेंट्रल एंगल आपको थीटा इन रेडियंस गिवन है, तो वो आपसे ये डिमांड कर सकता है कि ये जो एरिया, ये जो रीजन बन रहा है, इस रीजन का एरिया बताएं। इस रीजन को कहते हैं सेक्टर, यानी इसको हम कहेंगे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 r² थीटा, और कंडीशन यहाँ भी यही है कि थीटा जो है दैट इज इन रेडियंस, कि थीटा जो है वो किस में मेजर किया जा रहा हो, रेडियंस में मेजर किया जा रहा हो। एक फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का और याद रखें, और ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला तब यूज करेंगे जब आपको आर्क लेंथ और रेडियस की वैल्यू गिवन हो। तो ये है 1/2 r.l। ठीक है जी। जैसे देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं, वो अगर आपसे कहे कि रेडियस ऑफ अ सर्कल जो है वो 4 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल जो है वो आपके पास लेट से 1/2 रेडियंस है, तो आप बताइए कि एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा। आप इसका फार्मूला लिखेंगे फौरन जी, 1/2 इंटू आर इंटू थीटा विच इज ऑल्सो 1/2, तो एरिया आपके पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। और अगर यही क्वेश्चन यूं आ जाए वो कि जी आर जो है वो 4 सेंटीमीटर है और आर्क लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो अब बताइए कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे कंप्यूट करेंगे, आप लिखेंगे 1/2 इंटू आर इंटू एल, तो इस वक्त जो है ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट, कि जब आपको आर और थीटा गिवन हो तो कैसे कंप्यूट करना है, और इसी तरह से और ऊपर आर जब का स्क्वायर आर नहीं लेना। और, हाँ ये स्केयर आना था यार, आपने जल्दी याद करवा दिया। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्केयर है राइट, क्या हो जाएगा फिर, 4 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, वो वैल्यूज ऐसी हैं कि दोनों दफा आंसर 4 आ गया, लेकिन एनी हो। ठीक है जी। तो ये 2-3 फार्मूले जो हैं ये आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आते हैं जी कुछ और बातों की तरफ। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है, और ये यहीं से आप साथ साथ याद करते जाइएगा चीजों को, क्योंकि आगे चल के कैलकुलेशन में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और बार बार हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। एंगल ऑफ स्टैंडर्ड पोजीशन हम ये कहते हैं कि अगर हम एंगल की मेजरमेंट, यानी किसी भी एंगल की मेजरमेंट इस तरह से करें कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो और इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, तो इसे हम कहते हैं एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है जी। इस वक्त जैसे मैंने एक एंगल थीटा जो ड्रॉ कर रखा है, दिस एंगल इज इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, वो जो भी इसकी वैल्यू आएगी थीटा की, दैट इज अनदर स्टोरी। अच्छा जी, ये बात आपको मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं, लेकिन चूंकि हमने इनको बार बार डिस्कस करना है तो एक दफा मैं बता देता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम एंगल को मेजर करें तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको हम एक्स ओ वाई भी कहते हैं। दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट जिसको हम एक्स डैश ओ वाई कहते हैं। दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट जिसको हम एक्स डैश ओ वाई डैश कहते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट है, हम इसको एक्स ओ वाई डैश कहते हैं। ठीक है जी। अब एंगल की मेजरमेंट पे आते हैं। ठीक है जी। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है 0 डिग्री का, वाई एक्सिस पे एंगल बनता है 90 डिग्री का, एक्स डैश पे एंगल बनेगा 180 डिग्री, वाई डैश पे कितना एंगल बनता है जी 270 डिग्री, और फिर यहाँ पे एंगल आ गया आपके पास 360 डिग्री। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो ये एंगल की मेजरमेंट्स होती हैं। एंगल अगर 0 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सॉरी, 360 मैंने कह दिया, यहाँ पे क्या आएगा जी, 90 डिग्री से छोटा है तो दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी। एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से स्मॉलर है
तो दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल अगर आपके पास जी 180 डिग्री से ग्रेटर है लेकिन 270 डिग्री से स्मॉलर है तो दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। इसी तरह से एंगल अगर 270 डिग्री से ग्रेटर है और 360 डिग्री से स्मॉलर है तो दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन बड़ा सिंपल आता है जी। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि 115 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट। क्यों जी, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा ये? सेकंड आपको पता होना चाहिए कि कौन से हम, कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 180 डिग्री कहां पे लाई करता है? दिस लाइज, याद रखिएगा ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। इसको हम कहते हैं दिस लाइज अलोंग ओ एक्स डैश, यानी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बनता है। ठीक है जी। जितने भी एंगल किसी एक्सिस के अलोंग बनते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं जी जो अलोंग बनते हैं? 0 डिग्री ये अलोंग ओ एक्स है, 90 डिग्री अलोंग ओ वाई है, 180 डिग्री अलोंग ओ एक्स डैश है, 270 डिग्री अलोंग ओ वाई डैश है और 360 डिग्री ये अलोंग ओ एक्स बनता है। वो एंगल जो किसी एक्सिस पे बनते हैं इनको कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आते। वो एंगल जो किसी क्वाड्रेंट में ना आए उसे हम फिर इन द क्वाड्रेंट नहीं कहते, उसके लिए अलोंग का वर्ड यूज करते हैं और उसे कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। क्यों जी, यहां तक बात समझ आ गई है? तो आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा जी, एक चीज यहाँ पे और देख लें कि 0 डिग्री का मतलब 0 रेडियन है और 360 का मतलब 2 पाई है, 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2 रेडियन है। ठीक है जी। इसी तरह 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन है। ठीक है जी। 270 का मतलब जो है वो क्या होगा जी? 3 पाई बाई 2 रेडियन है। तो रेडियन में भी ये मेजरमेंट होल्ड करती है, यानी एंगल अगर आपसे रेडियन में पूछा जाए तब भी आपको पता हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है या कौन सा एंगल जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल होगा। जैसे 0, 2 पाई, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, ये सारे के सारे क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल है। और अगर एंगल इनके दरमियान कहीं पे आता है तो वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है जी। इन सब को हम कहते हैं एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। एक एंगल की मेजरमेंट का और तरीका भी है जी, और वो तरीका ये है, इतनी देर आप देखते रहे, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से साथ साथ ले लिया करें स्क्रीनशॉट। है ये लें जी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम एंगल्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें, यानी इस तरह से, ठीक है जी, अगर एंगल की मेजरमेंट हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहाँ एंगल बनेगा 0 डिग्री, यहाँ बनता है जी -90, फिर ये -180 और यहाँ आ जाएगा -270 डिग्री और फिर यहाँ पे -360 डिग्री। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। जो एंगल एक्सिस पे बन रहे हैं उन्हें हम क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे और जो किसी क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे वो इन द क्वाड्रेंट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यहां भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल कहां तक बनता है। जैसे -90 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखें, क्वाड्रेंट के नंबर चेंज नहीं होते, आप चाहे क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें, क्वाड्रेंट का नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बनता है -180 से शुरू करेंगे, स्मॉलर एंगल पहले लिखा जाता है। ठीक है जी। -180 डिग्री से लेकर -90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा -270 डिग्री से लेकर -180 डिग्री तक और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा -360 डिग्री से लेकर -270 डिग्री तक।
अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एंगल है -115 डिग्री, दिस एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो क्या आंसर होना चाहिए जी आपका? थर्ड। थर्ड से। ठीक है जी, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैं यहाँ पे आपको एक टेक्निक और बताता हूँ। हमारा आंसर है -115 डिग्री। ठीक है जी। अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, आसान तरीका ये है कि इसमें 360 डिग्री ऐड कर दें। ठीक है, अगर एंगल नेगेटिव हो, इसमें 360 ऐड करें तो ये बनेगा 245 डिग्री, एंड दैट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों जी, समझ आई बात के नहीं? यानी अगर आप कंफ्यूज हो जाएं नेगेटिव एंगल के बारे में कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है कि उसमें 360 डिग्री ऐड करें, जो भी एंगल बने वो उसके इक्विवेलेंट एंगल होगा, और वहां से आप बता देंगे कि जी ये एंगल फला क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है जी। अब आते हैं कुछ और की कॉन्सेप्ट्स की तरफ। ठीक है जी, कुछ और की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। एंगल अगर आपका 360 से बड़ा हो जाए तो क्या करें? ठीक है जी, एक सादा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एंगल है जी 390 डिग्री, आपने बताना है लाइज इन व्हाट क्वाड्रेंट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब अगर आपका एंगल अगर 360 डिग्री से बड़ा आ जाए तो उसमें से 360 डिग्री माइनस कर दें, जो बाकी बचे वो देखें कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, वही आंसर होगा आपका। क्यों जी, समझ आ रही है बात की कि नहीं? लेकिन सम टाइम एंगल इतना बड़ा होता है कि उसमें से 360 डिग्री माइनस करना मुमकिन नहीं होता। जैसे एंगल है 1530 डिग्री लाइज इन व्हाट क्वाड्रेंट, कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर एंगल बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो क्या करें, उस एंगल को 360 डिग्री से डिवाइड कर दें, और ये देखें कि आपके पास रिमाइंडर क्या आता है, यानी बाकी क्या बचता है। ठीक है जी। तो ये गालबन 362 टाइम्स जो है वो 720 होता है, तो 4 टाइम्स पे जाएगा ये। 4 टाइम्स पे ये बनेगा 1440। ठीक है, ये थोड़ी सी 4.2। कैलकुलेशन आप भी याद करें। ठीक है जी। अगर 1440 कर दें तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, आप लिखेंगे दिस एंगल लाइज अलोंग ओ वाई, दिस इज अ क्वाड्रेंटल एंगल। तो 1530 डिग्री भी वही बनता है, 90 डिग्री भी वही बनता है। ठीक है जी, समझ आ गई होगी आई होप सो आपको ये बात, कि अगर एंगल 360 से बड़ा आ जाए तो क्या करना है आपने। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। अब अगर एंगल 360 यानी सॉरी 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव एंगल आ जाए, तो क्या करेंगे? एक वैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दे दी है, एक बड़ी एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है जी। जैसे एंगल है -800, आपने बताना है दिस एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसके दो तरीके हैं कि इसमें 360 डिग्री आप ऐड कर दें। ठीक है जी। कितनी दफा ऐड कर दें? अनलेस के ये क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि 800 है आपके पास, इसे आप 360 से डिवाइड करें, लेकिन वैल्यू 800 से बड़ी लें। यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 बनता है, वो इससे बड़ा नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई करें आप, 3 जीरो 36 आर कितना ये आ जाएगा 1080। ठीक है। अब इसमें माइनस नहीं करना, आपने इसको ऐड कर देना। आपको याद होगा ये टेक्निक मैंने आपको आयोटा में भी सिखाई थी। ठीक है जी। तो 800 यानी -800 में से आपने 1080 ऐड कर देना है, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 280 डिग्री। तो 280 डिग्री जो है दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो -800 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो फोर्थ दिस इज अ क्वार्टर वे, में। फोर्थ में, क्वार्टर सॉरी, में। फोर्थ में ठीक, यू आर राइट। सो दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो ये हो गया एंगल अगर डिग्री में हो।
अब हम बात करेंगे कि एंगल अगर रेडियन में आ जाए तो क्या करना, ठीक है, कि रेडियन हो और वो 2 पाई से बाहर निकल जाए तो क्या करेंगे। हम छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ करते हैं जी। जैसे हमारा एंगल है 13 पाई बाई 3, कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपने करना क्या है, बड़ा सादा सा स्टेप है। ये जो 13 है यानी न्यूमरेटर वाला नंबर है, इसके नियरेस्ट डिनोमिनेटर का मल्टीपल आपने ढूंढ लेना है। तो वो है 12 पाई, इसे आप लिखेंगे 12 पाई प्लस पाई। इसको भी 3 से डिवाइड करें, इसको भी 3 से डिवाइड करें, ये आपके पास बन गया 4 पाई और ये है पाई बाई 3। अगर इस एंगल के अलावा यानी ये जो फर्स्ट एंगल है ये पाई का इवन मल्टीपल हो तो इसे इग्नोर कर दें। बाकी जो आपका आंसर है वो देख लें कौन से क्वाड्रेंट में है। पाई बाई 3 60 डिग्री है, सो दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 13 पाई बाई 3 इक्वल है बेसिकली किसके, पाई बाई 3। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है 25 पाई बाई 6। इसे आप लिखेंगे 24 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। अब ये चूंकि 4 पाई बनना है इसको इग्नोर कर दें, तो 25 पाई बाई 6 जो है वो पाई बाई 6 के इक्वल है, यानी 30 डिग्री के इक्वल है। ठीक है जी, तो बड़े क्विकली आप इसको गेस कर सकते हैं। अच्छा, सम टाइम ऐसा होगा नहीं, यानी हर दफा पाई का मल्टीपल तो नहीं ना आना, कुछ चेंज भी हो सकता है, वो चेंज करके देख लेते हैं। जैसे ये एंगल है 235 पाई बाई 2, आप इसको लिखेंगे 234 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। अब 234 को डिवाइड करें तो ये 117 पाई बनता है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसको क्या करें, इसमें से इवन पार्ट अलहदा कर लें और जो बाकी पार्ट है उसे अलहदा कर लें। तो हाईएस्ट इवन पार्ट इसका 116 है, इसको इग्नोर कर दें, बाकी दो को ऐड करें तो ये बनेगा 3 पाई बाई 2। तो 235 बाई 2 एक्चुअली 3 पाई बाई 2 के इक्वल है, और इसकी जो टर्मिनल साइड है ये बनती है अलोंग ओ वाई डैश। क्यों जी, समझ आइए बात की कि नहीं समझ? ठीक है जी। अब अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करें, रेडियन में भी तो नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं सर जी। ये थीटा है हमारे रिस्टार्ट के बाद पास -17 पाई बाई 3। अगर नेगेटिव आए तो क्या करेंगे। नेगेटिव अगर आ जाए तो इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। तरीका ये है कि ये जो नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर के नियरेस्ट डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है इसका मल्टीपल इसमें ऐड कर दें आप। ठीक है, यानी मैं क्या ऐड करने को कह रहा हूं, 18 पाई ऐड कर दें। ठीक है जी, आप चाहें तो इसको 18 पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो इवन नंबर बनेगा हमेशा। अब इसको आप ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल लेफ्ट विद पाई बाई 3। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 18 पाई बाई 3 ऐड करने से। ठीक है, लेकिन -17 पाई बाई 3 जो है वो पाई बाई 3 के इक्वल आ जाएगा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। बड़े सिंपल से ट्रिक के साथ मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है -9 पाई बाई 2। क्या ऐड करें जिसमें बताएं। 8 पाई बाई 2। 10 पाई बाई नहीं, बड़ा नंबर, 10 बड़ा पाई बाई 2। नंबर नहीं, 10 पाई बाई 2 5 पाई बनना, 10 बाई 12 2 हो नहीं कर सकते। उसका मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, हाँ 11 भी नहीं कर सकते, नहीं 11 2 का मल्टीपल ही नहीं है। ठीक है, मल्टीपल होने, डिवाइड हो जाए और इवन बने ताकि आप उसे इग्नोर भी कर सके। तो यहाँ जो नियरेस्ट बनता है वो है 12 पाई बाई 2। ठीक है, इसको ऐड कर दें तो यू विल लेफ्ट विद 3 पाई बाई 2। तो ये आ गया आपके पास कहाँ पे, अलोंग ओ वाई डैश। तो -9 पाई बाई 2 जो है इसके इक्विवेलेंट एंगल जो बनता है वो है 3 पाई बाई 2। क्यों जी, समझ आ रही है बात की कि नहीं। ये बड़े मैंने नहीं आपको, समझ आ रही। सर 10 पाई बाई 2 क्यों नहीं ले सकते। बेटा वो ऑड है, 10 पाई बाई 2 5 पाई बनेगा, 5 पाई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं समझ आई बात। सर हमेशा डिवाइड हमेशा करने के 2 बाद पाई, देखना। हाँ जी 2 पाई जो है ना वो हमेशा 2 पाई या 2 पाई का मल्टीपल इग्नोर करना आता है आपने। ठीक है, तो 2 पाई के मल्टीपल को इग्नोर कर सकते हैं, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो है इसको,
हाँ जी, 9 से बड़ा लेंगे ना, छोटा लेंगे तो वो तो फिर माइनस हो जाएगा, फायदा क्या हुआ, फिर तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। यस सर। 9 से नहीं, जो नंबर लिखा है उससे बड़ा लेंगे। अब वो डिपेंड करता है हर दफा नंबर क्या लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, यह है -71 पाई/6। बताएं इसमें क्या ऐड करूंगा। इवन मल्टीपल लें जो 6 का मल्टीपल 72 भी हो। हाँ जी, वेरी गुड। 72 पाई/6। तो 72 को 6 पे डिवाइड करें तो 12 आता है। ठीक है, वो इवन है तो इग्नोरेबल है, कोई मसला नहीं। अब इन दोनों को ऐड करें तो वी विल लेफ्ट विद पाई/6। तो -71 पाई/6 इक्वल होगा किसके, पाई/6 के। अब ना सिर्फ ये कि आप इसकी कोई भी वैल्यू बताना चाहें वो भी बता सकते हैं, इसका क्वाड्रेंट बताना चाहें वो भी बता सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक होगी जी बात। सर बस डिवाइड आगे करने चलो, से और नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ डिवाइड करने के बाद इवन बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए, फिर इग्नोर करेंगे इवन के जैसे। बेटा इग्नोर इसलिए करते हैं कि 2 पाई के मल्टीपल को इग्नोर कर सकते हैं, ऑड को तो इग्नोर ही नहीं कर सकते। यानी 360 डिग्री पे एक चक्कर पूरा होता है, और 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल आप इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है ठीक सर। है, या 360 के मल्टीपल इग्नोर कर दें आप। ठीक है, सर इससे पिछली स्लाइड दिखा दीजिएगा। ये लेंगे। ठीक है जी, अगला हमारा जो काम है बड़ा आसान है, और उस पर मैं बहुत ज्यादा को फोकस अब नहीं करने वाला। उसकी वजह यह है कि ये चीजें आपको पता है, मैट्रिक में आप पढ़ के आते हैं। ठीक है जी, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं बस वो आपको बताऊंगा। ठीक है जी, और उसमें पहली चीज जो है वो है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं जी। पता है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं और कहाँ से आती हैं। क्या जी, क्या होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन कोस टेन। ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल से आती हैं। ये हमारे पास एंगल अगर 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो एंगल अंडर कंसिडरेशन होता है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तीसरी जो साइड बच जाती है उसे हम बेस कहते हैं। तो पहला जो थ्योरम है वो ये है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। क्या कहते हैं जी इस थ्योरम को। पैथागोरस थ्योरम। बिल्कुल ठीक है जी। अब आप यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। बाकी इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साथ ही साथ याद करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। ठीक है जी, मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी को ये बात ना पता हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। क्यों जी, पता है जी सबको। इसी तरह से 1 + tan² क्या होता है, ये secant² थीटा होता है। 1 + cot² क्या होता है जी, ये cosecant² थीटा होता है। एक और बात जो यकीनन आप सब लोग जानते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव होती है। ठीक है जी, फर्स्ट में कौन सी रेशियो पॉजिटिव होती है जी, सारी ऑल होती से साइन सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉज। ठीक है जी, जो पॉजिटिव है इसके अलावा बाकी जो है वो वहां पे नेगेटिव होती है। अब आते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, डेफिनेटली हमारा टारगेट यही होता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है जी कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड थीटा लाइज इन, कोई भी क्वाड्रेंट कह सकता है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूँ, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन व्हाट इज tan थीटा, कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसका मैं आपको सिंपल की पॉइंट बताता हूँ किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए।
आप फौरन एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसमें साइन थीटा 12/13 हो। साइन थीटा आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। आप फौरन पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बेस की वैल्यू निकाल लें। यहां से आप टेन थीटा देख लें क्या होता है। टेन थीटा क्या होता है जी राइट ट्राइंगल में? अभी हमने डिस्कस किया था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये 12/5 आपका आंसर आ गया। क्यों जी, समझ आई बात के नहीं? हाँ, अगर वो क्वाड्रेंट कोई और कह दे तो उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसका साइन चेंज कर लें। नहीं समझ आई बात? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वो कहता है कि कॉट थीटा जो है वो 5/18 है एंड थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बताइए सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेम टेक्निक यूज करें, फौरन एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसमें कॉट थीटा जो है वो 5/18 हो। ठीक है जी, कॉट थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बताएं यहाँ पे जो है हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? व्हाट शुड बी द हाइपोटेन्यूज? 18 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर ऊपर की तरफ बन जाएगा 17। नहीं ज्यादा बनता है, क्या बनता है देखें जरा। 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है गालबन है। इसमें 25 ऐड करें तो क्या बनेगा? थ्री 349 हो जाएगा। 349 है। है वो किसी नंबर का स्क्वायर कि नहीं? 349 नो सर। अच्छा नहीं है तो वो चले, उसको हम एज इट इज ले लेते हैं, 349 ही ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इसको यूं लिख देते हैं 349 स्क्वायर रूट। तो सीकेंट थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा जी? वो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो क्या आ जाएगा आंसर जी? 349 स्क्वायर रूट ओवर 5, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? उसने कहा कि थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर फर्स्ट में नहीं है तो ये ऑब्वियसली कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि कॉट जो है या फिर फर्स्ट में पॉजिटिव होता है या थर्ड में पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन इसका और करते हैं इसी टेक्निक को यूज करते हुए कि क्या करना चाहिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, ये आपकी बुक में गिवन भी है। इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है जिसमें दिया हुआ है इफ cot theta is equal to 5/2 then वो कहता है जी वैल्यू बताएं 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। जी क्या करेंगे यहाँ? cos और sin की वैल्यू निकालेंगे राइट एंगल। हाँ जी, इसका असल तरीका तो यही है कि पहले आप साइन और कॉस की वैल्यू निकालें राइट एंगल ट्राइंगल बना के। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर से साइन थीटा कॉमन ले लें तो ये बनेगा 3 + 4 cot थीटा। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर से भी अगर आप साइन थीटा कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा cot थीटा -1। ठीक है जी। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। कॉट थीटा की वैल्यू 5/2 आपको पता है, वो इसमें पुट कर दें तो ये देखिए ये आंसर आ गया आपका। समझ आइए बात की नहीं आई समझ? यस सर। ठीक है, तो कभी कभी ये चीजें भी ज़हन में रख लिया करें। ठीक है जी, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चंस कहलाते हैं, दीज आर द ट्रिक्स। ठीक है, जैसे एक ट्रिकी क्वेश्चंस की अब बात करते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास, आप बताएंगे। आपने वैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने की कोशिश करनी है, मैक्सिमम कम से कम जितने भी स्टैंडर्ड एंगल होते हैं उनकी। ये बताइए जिस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, इसका आंसर 0 है। हाँ जी, उसकी वजह यह है कि इसके दरमियान में कहीं पे cos 90 आता है।
और cos 90 क्या होता है? 0। तो इस वजह से ये सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? यस। चलें आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जी। इफ cosecant थीटा इज इक्वल टू, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, m स्क्वायर प्लस 1/2m, देन आप बताएंगे। अब यहाँ से वो कोई भी आपसे वैल्यू पूछ सकता है, मैं भी जनरल सीक वैल्यू आपसे पूछ रहा हूँ। देन आप बताइए कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? जी क्या करेंगे यहाँ? सर 1 के इक्वल। जी बिल्कुल, ये अभी हमने आइडेंटिटी लिखी है, ये 1 ही होता है, थीटा चाहे जो मर्जी हो जाए। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि उसने हमेशा होल्ड करना है। जैसे अगर मैं पूछूं देन बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, इसने 1 नहीं होना है, थीटा चाहे जो मर्जी हो जाए, नो प्रॉब्लम। या मैं आपसे यूं पूछूं जी बताइए कि सीकेंट थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा किसके इक्वल है, इसने 1 ही होना है, इसने और कुछ नहीं होना। थीटा वट एवर इज थीटा। तो आइडेंटिटी कहते ही इसको है कि जो हमेशा होल्ड करे, फॉर एवरी वैल्यू होल्ड करे। ठीक है, तो इसलिए गौर करें कि जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है कहीं वो कोई आइडेंटिटी तो नहीं है। अगर वो आइडेंटिटी है तो ये रूल एज इट इज होल्ड करेगा कि आप उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे जो भी वो आंसर आता है। ठीक है जी, एक की पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जरा तवज्जो से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ये है जी कि साइन अल्फा इक्वल होता है कॉस बीटा के, और सीकेंट अल्फा इक्वल होता है कोसिकेंट बीटा के, और टेंजेंट अल्फा इक्वल होता है कोटेंजेंट बीटा के, लेकिन कब? इफ एंड ओनली इफ अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री हो। ये चीज आप मैट्रिक में पढ़ते हैं लेकिन कभी आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, स्वाय मैट्रिक के चंद एक क्वेश्चंस की मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ। इस्तेमाल इसका ये जी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो एक्स क्या होगा? एक्स डेफिनेटली ऐसा नंबर होगा कि इन दोनों 60। को ऐड करके 90 आना चाहिए। सो दिस इज द रूल। तो एक्स क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए। ठीक है, ये सादा सा क्वेश्चन मैट्रिक में आपने किया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं जी। क्वेश्चन ये है कि इफ टेंजेंट 2x is equal to cotangent 3x, then what is x? रूल फिर वही है कि अगर tan और cot भी इक्वल हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे जी 3x plus 2x which is actually 5x, this must be equal to 90। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज 18 डिग्री। क्यों जी, समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही समझ कि इस चीज को यूज कैसे करना है आपने? ठीक है, चलें एक क्वेश्चन और आप आपसे पूछ लेते हैं। अब आप इसका आंसर बताएंगे कि सीकेंट 71 डिग्री ओवर कोसिकेंट 19 डिग्री किसके इक्वल होगा? ये मैं आपको बता रहा हूं जी कि फास्ट के पेपर में तकरीबन हर साल ये क्वेश्चन आता है, एंगल चेंज हो जाता है, क्वेश्चन इसी तरह का ही आता है। बताइए जी इसका आंसर क्या आएगा? जी आई एम वेटिंग, टाइम हमारा खत्म हो रहा है, जल्दी से बताइए। नहीं समझ आ रही बात? हालांकि देखें, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन जरा सादा लफ्जों में पूछता कि मुझे बताइए कि सीकेंट 71 डिग्री ये इक्वल है कोसिकेंट सर एक्स 0 है। डिग्री के, तो एक्स क्या होना चाहिए? पहले अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक्स 19 होना चाहिए ना। इसका मतलब है कि सीकेंट 71 और कोसिकेंट 19 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। सेम है कि नहीं है बताएं? यस सर 1 Yes, तो आंसर। sir. फिर आप, हाँ जी, आंसर अब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर नाउ?
यस क्यों जी, सर। क्लियर है कि नहीं? ये दोबारा अच्छा, प्रोसेस ये में बड़ा कौन ही, करना होगा? ये दोबारा नहीं बता सकता मैं, बड़ा मुश्किल काम है। बेटा देखिए, मैंने आसान क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकल किया है तो आप परेशान हो गए। हालांकि ये आपके सामने ये मैंने लिखा भी हुआ है कि ये कैसे इक्वल आ गया है। जब दो वैल्यूज इक्वल हो जाएं तो उनकी रेशो हमेशा 1 ही होगी। नहीं समझ आई बात अभी भी? चलिए क्वेश्चन और करते हैं। अब जरा क्वेश्चन को गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। टेंजेंट 1 डिग्री multiplied by tangent 2 degree multiplied by tangent 3 degree up to multiplied by tangent 89 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी फास्ट में, नेक्स्ट में, जीके में, अब यूईटी में भी आना शुरू हो गए। 1 के इक्वल सर। तो मोर अपना माइक बंद करो, म्यूट करो। जी, इसका आंसर 1 आता है। कितने लोगों को समझ आ गया कि इसका आंसर 1 क्यों आता है? यस सर, आ गया। मैं यहां से समझाता हूँ। देखिए, टेंजेंट 1 डिग्री को अगर आप टेंजेंट 89 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? ये छोटा क्वेश्चन है, वो बड़े क्वेश्चन में यूज हुआ है। आप देखें, क्या हम टेंजेंट 1 डिग्री और इनटू 89 डिग्री को यूं लिख सकते हैं, कॉट 89 डिग्री? बताएं पहले तो, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यस बोले ना भाई। यस Yes, सर, लिख sir. सकते हैं। अब बताएं, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी। होगी सर। क्योंकि एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर इनकी वैल्यू सेम है तो इनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। अब टेंजेंट 2 डिग्री के साथ अगर टेंजेंट 88 डिग्री को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास? सर 1 बोलिए। ही आएगा। वो भी 1 आएगा। तो सारे मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 387 Yes, के sir. साथ मल्टीप्लाई होगा 486 के साथ, और आपस में सारे मल्टीप्लाई होके आंसर अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। अभी छोटी छोटी चीजें मैंने आपको ये हर लेक्चर में एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं आपको बताया करूंगा। इन पे आपने फोकस भी करना है, इनको याद भी रखने की कोशिश करें, और यहाँ से और डिफरेंट चीजें जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश भी किया करें, ठीक है जी। तो ठीक है जी, चैप्टर 9 ऑलमोस्ट आप ये समझें कि मेरी तरफ से फिनिश है। आप अपनी तरफ से इसकी तैयारी कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर 10 के जितने भी फार्मूलाए हैं उनकी एक लिस्ट अपने पास जरूर बना लें। मैं सिर्फ इसी तरह से आपको उसके शॉर्टकट की पॉइंट्स और ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है जी। फार्मूलाज मैंने आपसे डिस्कस नहीं करने, ठीक है। वो आपका काम है कि आप उसकी एक लिस्ट, एक चीट शीट जो है वो बना के रखें, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह फिर अगली किस्त में डिस्कस करेंगे जी। अल्लाह हाफिज जी। मंडे को अब क्लास होगी हमारी, ठीक है जी। जी, कल ऑफ है।